नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, और सबसे पहले रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। बता दें आपको कि यहाँ पूर्व की जयराम सरकार पर सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि बगैर वैध परमिशन के स्टोन क्रशर्स चल रहे थे। ब्यास बेसिन में 131 में से 63 के पास परमिशन नहीं था। बिजली की बजाय जनरेटर के जरिए चल रहे थे स्टोन क्रशर्स। ब्यास बेसिन के बाद अब पूरे प्रदेश में स्टोन क्रशर्स की जांच होगी। हिमाचल में पिछले 5 साल में माइनिंग घोटाला हुआ। 50 से 100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है इसकी वजह से। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश से। पूर्व जयराम सरकार पर यह इल्जाम लगाए हैं सीएम सुक्खू ने, और उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जबरदस्त माइनिंग घोटाला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश से। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम में उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं, और साथ ही शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, हमने पहली खबर हिमाचल प्रदेश के हवाले से पहुंचाई है अपने दर्शकों तक। माइनिंग घोटाले का इल्जाम लगाया है सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार पर। बगैर परमिशन के स्टोन क्रशर्स चलाए जा रहे थे, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है, और जांच पर भी अच्छा खासा जोर दिया है। जरा तफसील से बताइए प्रदीप, अब ये नई सियासी बयानबाजी किस वजह से हो रही है? माइनिंग घोटाला क्या है, खुलकर बताएं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये सीधे सीधे आरोप पूर्व जयराम सरकार पर लगाए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि जो प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे, उनके दस्तावेज जो है, जो समय समय पर जांचने चाहिए थे, उनको नहीं जांचा गया है। और अब जब विभाग ने और कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, और उसमें ये पता चला है, अभी तो केवल ब्यास बेसिन का पता चला है कि यहाँ पर 63 ऐसे स्टोन क्रशर है 131 में से, जिनके पास वैध लाइसेंस और उसके लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से जुड़ा होता है या फिर जो वहां पर माइनिंग का एक पूरा प्लान उनके पास होना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसी 63 स्टोन क्रशर जो है वो प्रदेश में मिली है, और ब्यास बेसिन इसमें 4 से 5 जिले कवर होते हैं। वहां पर बिना वैध जो दस्तावेज के बिना वैध परमिशन के ये स्टोन क्रशर चल रहे थे, और ये अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 से 5 साल से चल रहे थे। ये आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगाया है, और उन्होंने कहा कि हम अब न केवल ब्यास बेसिन की बल्कि जो बाकी भी हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर है, करीब 400 से ज्यादा परमिशन ओवरऑल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर के लिए मिली है, उनकी जांच करेंगे कि क्या उनके पास अब वो सारे वैध अनुमतियां हैं। इसमें एक बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि हमें रेवेन्यू का लॉस हुआ है, जो राजस्व का नुकसान प्रदेश को इन अवैध जो स्टोन क्रशर चल रहे थे उनकी वजह से हुआ है। और जांच में ये बात भी सामने आई है कि कई स्टोन क्रशर ऐसे थे जो जनरेटर के जरिए चल रहे थे, यानी वो बिजली के जरिए नहीं चलाया जाता था, और अगर बिजली के जरिए चलाया जाता है तो उसके आधार पर माइनिंग का जो पैसा लीज जो सरकार को मिलनी होती है, वो उससे डिसाइड होती है कि इतना बिजली खर्च हुई है तो इतने घंटे ये स्टोन क्रशर चला है, उसके आधार पर राजस्व सरकार को मिलता है। लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि बिजली उनके पास नहीं थी, बिजली की लाइन उनके पास नहीं थी, और वो जनरेटर के जरिए चला रहे थे। तो ऐसा अनुमान है कि करीब 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए का ओवरऑल जो है वो रेवेन्यू लॉस को हुआ है। अब जांच का दायरा बढ़ाया गया है। उद्योग विभाग के अंदर जो खनन विभाग होता है उसको निर्देश दिए गए हैं। उद्योग मंत्री को भी ये बात कही गई है कि अब इस दोबारा से डिटेल्ड एक जांच की जाए कि प्रदेश में जितने भी स्टोन क्रशर है उनके पास क्या सारी परमिशन है या नहीं। क्योंकि इस बार देखा गया कि जब प्राकृतिक आपदा आई उस दौरान ये बात सामने आई कि अवैध क्रशर है और उनकी तरफ से जो अवैध खनन हुआ है वो भी नुकसान की एक बड़ी वजह रहा है। और उस दौरान हमने देखा कि सियासी पारा भी गर्म हो गया था जब इन स्टोन क्रशर को बंद कर दिया गया था, और काफी समय तक अभी तक जो है वो कई स्टोन क्रशर अभी तक चले नहीं है, केवल 50 जो ब्यास बेचने 50। जी प्रदीप, बड़ा इल्जाम लगाया गया है मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से
पूर्व की जयराम सरकार पर। जाहिर है इसके बाद अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू होगा। अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से या किसी और बीजेपी नेता की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी तक बीजेपी की तरफ से पूरे विषय को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से। 11:30 बजे जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है महेंद्र ब्रह्मानी, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और संभवतः वो उसमें इस बात का भी जिक्र करेंगे और कुछ और भी मुद्दे उसमें हो सकते हैं। तो भाजपा की तरफ से पक्ष हम कह सकते हैं कि उस दौरान आ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अब क्योंकि आरोप लगा है और इस पर जवाब जो है बीजेपी की तरफ से जरूर आएगा और कोई नेता इसको लेकर जरूर कुछ ना कुछ बात कहेगा और हम भी इसमें प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। तीन नेता प्रतिपक्ष भी इस वक्त शिमला से बाहर हैं और बाकी भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो बीजेपी के शिमला में नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या इस आरोपों का उसमें पलटवार होता है या फिर बड़े नेता इसमें कुछ पलटवार करेंगे। ठीक है प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और यहाँ हम रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ा अपडेट मिला है। सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली वीडियो फुटेज सामने आई है। सुरंग में फंसे श्रमिकों का एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा पहुंचाया गया है, जिसके बाद यहां फंसे श्रमिकों की पहली वीडियो फुटेज सामने आई। ये देखिए आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर, ये पहला वीडियो फुटेज है जो सुरंग के अंदर से सामने आया है। श्रमिकों तक पहली बार एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा पहुंचाया गया है। श्रमिकों तक पहुंचाया गया है एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा। आज 10वां दिन है जबकि श्रमिक सुरंग में फंसे हैं और 10वें दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक 6 इंच चौड़ा पाइप पहुंचाया गया है, जिसके जरिए सुरंग में फंसे लोगों को खाना दिया गया। मजदूरों तक पाइपलाइन से खिचड़ी पहुंचाई गई, बॉटल में भरकर खिचड़ी भेजी गई मजदूरों तक और वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। बता दें आपको कि 10 दिन से टनल में फंसी हैं 41 जिंदगियां और उन्हें बचाने की जद्दोजहद लगातार 10 दिन से ही जारी। कितने वॉकी टॉकी भेजा है आपने? एक वॉकी टॉकी। उस पर बात हुई किसी से? अभी बात रिसीव किया, पाइप द्वारा बात हुआ, अभी वो लोग सेटिंग कर रहा है। तो अब मजदूरों से जो है वो वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत होगी? हाँ, कंटिन्यू। आप क्या देखते हैं टनल के अंदर काम? सेफ्टी का। तो एक वॉकी टॉकी भेजा गया है उसी पाइपलाइन के जरिए? नहीं, 6 इंच वाले से। 6 इंच वाले से? अच्छा, उसमें जब वॉकी टॉकी रखे तो उसको जहां रखे वहां से एंड पॉइंट तक कैसे भेजा आपने? बाई रोप, डबल एंकर रोप से। अच्छा, उसको पुश भी करना पड़ता है पीछे से? नहीं, डबल लेयर आता है, वो लोग एक तरफ से वो लोग खींचता है, एक तरफ से वो लोग लूज करते जाते हैं। अच्छा, उधर से कंफर्मेशन मिल गया? कंफर्मेशन मिल गया, उधर से मिल गया। ठीक है, और वॉकी टॉकी भेजेंगे? नहीं, अभी फ्रूट जा रहा है, एक वॉकी टॉकी है और चार्जर भी गया साथ में। चार्जर हमारा एचआर तरफ से किया गया था। किसके तरफ से? एचआर। तरफ से। हाँ। कितने लोगों का आपने खाना बनाया? हम 41 आदमी का 750 ग्राम करके एक बोतल में करके भेजा गया है। सब उधर ट्रे रखा है, ट्रे में रख के। एक आदमी के लिए 750 ग्राम? हाँ, एक आदमी के लिए। खिचड़ी में क्या क्या मिलाकर बनाए थे? खिचड़ी कुछ नहीं, जीरा, थोड़ा सोयाबीन बोला था देने के लिए, सोयाबीन दिया और क्या जीरा, नमक, हल्दी, यही बस। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए नाश्ता तैयार किया गया। चेंज की पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया और इस बीच उन तमाम लोगों से भी बात की गई, उन रसोइयों से भी बात की गई जिन्होंने सुरंग पर फंसे श्रमिकों के लिए खाना तैयार किया। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं इस बेहद खबर पर। राव शफात, आज 10वां दिन है जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इस बीच सबसे ज्यादा राहत देने वाली तस्वीरें और खबर अभी सामने आई है। पहली तस्वीर सामने आई है, अंदर फंसे श्रमिकों की एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर पहुंचाया गया है 6 इंच के पाइप के जरिए ही और खिचड़ी पहुंचाई गई है उन लोगों के खाने के लिए और ये भी तस्दीक हो गई है कि खाना उन तक पहुंच गया है। अभी क्या चल रहा है राव शफात वहां पर? मुमताज खान, देखिए थोड़ी सी राहत वाली खबर तो यही है कि एक पाइप डाला गया था, 6 इंच उसका व्यास था और उस पाइप के जरिए
खिचड़ी भिजवाई गई और जो न्यूट्रिशन वाला फूड है यानी पका हुआ जो फूड है वो भी भिजवाया गया, क्योंकि उससे पहले बादाम काजू इस तरह की चीजें भिजवाई जा रही थी और वो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन कामयाबी मिली एक छोटी सी कि एक पाइप जा चुका है अंदर और एंडोस्कोपिक जो कैमरा होता है, फ्लेक्सी कैमरा, उसके जरिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए थोड़ी सी परेशानी और दहशत का माहौल जरूर है अंदर, लेकिन बड़ी राहत वाली खबर है कि मजदूर अभी तक ठीक है। कुछ मेडिसिन भिजवाई गई थी और इस कैमरे की खासियत ये है कि उधर से भी जो रेस्क्यू कार्य चल रहे हैं उन मजदूरों ने इधर से भी इस कैमरे के जरिए देखा और उधर जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, कर्मिक अंदर जो फंसे हुए हैं, उधर से उनकी तस्वीरें जारी हुई, सबसे बातचीत भी हुई, सबको एक एक करके उस कैमरे के सामने आए और सब दिखाई भी दिए। हालांकि देखिए थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं और जल्द से जल्द खुद को बाहर निकालने की अपील भी कर रहे हैं। और इधर की तरफ जो रेस्क्यू चल रहा है ये तस्वीरें उन मजदूरों ने देखी, उन कार्मिकों ने देखी हैं। एक वॉकी टॉकी भिजवाया गया है ताकि बात आसानी से होती रहे। उससे पहले पाइप के जरिए बात हो रही थी, लेकिन एक वॉकी टॉकी के जरिए बात हो रही है और ये उनसे आसानी से बातचीत हो सकेगी। दूसरा, एक वायर उधर से डाला गया, एक वायर इधर से, अगर इधर से कोई सामान भेजना तो उधर से वो उसको खींच लेते हैं, यानी कोई भी सामान आसानी से जा सकता है। अगर उधर से कुछ आना होता है तो वो उधर से उस पाइप के जरिए। तस्वीरों से तो ये लगता है देखिए कि मजदूर अभी ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ मजदूरों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो ठीक है। और जिस युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है, केंद्र सरकार की एजेंसीज लगी हुई है, राज्य सरकार की एजेंसीज लगी हुई है, उससे उम्मीद है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू पूरा होगा। अभी बीआरओ ने दोनों तरफ, क्योंकि सुरंग के ऊपर से जो टनल है उसके ऊपर से रेस्क्यू होना है, वहां से एक वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, वहां से एक पाइप जाएगा, क्योंकि अलग अलग पहलुओं से रेस्क्यू चल रहा है। अंदर से भी जो आगर मशीन है वो अलग अपना काम कर रही है और ऊपर की तरफ से दोनों तरफ से रोड बना करके हैवी इक्विपमेंट मशीनें ले जाकर के ऊपर से ड्रिलिंग का काम अलग से चलाया जाएगा। इसमें भी थोड़ा वक्त लग सकता है। दूसरा, डीआरडीओ ने 2 रोबोट भेजे थे जो 20 किलो और 50 किलो के थे, 2 रोबोट, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सुरंग के अंदर जहां रेस्क्यू चल रहा है इस वक्त 270 मीटर के दायरे में, वहां मिट्टी बहुत ज्यादा है, रेत बहुत ज्यादा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो वो रोबोट काम नहीं कर पाए। अब परंपरागत तरीके से भी ऊपर की तरफ से भी सुरंग को खोदने का काम लिया जा सकता है, साथ ही मशीनों को ड्रिल किया जा सकता है, मशीनों से ड्रिल किया जा सकता है, यानी 3-4 पहलुओं पर 3-4 जो पॉइंट्स हैं उन पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि खाना, क्योंकि खाने की उनको जरूरत थी, मजदूरों से जब बात हुई कर्मिकों से, उन्होंने कहा कि उन्हें पका हुआ भोजन चाहिए, तो पका हुआ भोजन अब उनके पास पहुंच चुका है, मेडिसिन पहुंच चुकी है, थोड़ा सा राहत इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी मुमताज, क्योंकि 10 दिन का वक्त हो चुका है, जो मजदूरों के कार्मिकों के परिजन हैं वो लगातार उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है आपने राव शफात, लंबा अरसा होता है, 10 दिन का वक्त काफी लंबा होता है और ये सर्वाइवल अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। इन कोशिशों को भी सलाम की जानी चाहिए जो कोशिशें की जा रही है। अब विदेश से भी माइनिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया राव शफात। जो दूसरे देशों के एक्सपर्ट हैं जो रेस्क्यू कर चुके हैं बड़े, उन सब से सलाह ली जा रही है, सुझाव लिया जा रहा है किस तरह से रेस्क्यू को किया जाए। तो ये तमाम कवायदें इस वक्त चल रही हैं। सरकार कोई भी लापरवाही करती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये सब चल रहा है। अभी क्योंकि रेस्क्यू बहुत चुनौतीपूर्ण है, ऐसा रेस्क्यू बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां इस कदर मिट्टी हो, मलबा हो, पत्थर हो, मशीनें काम ना कर रही हो, मशीन बीच में बंद हो रही हो और कोई रास्ता ना हो। सिर्फ एक 6 इंच का जो, माफ कीजिएगा, जो जिसका व्यास है 6 इंच का, सिर्फ वो पाइप अंदर गया। उससे पहले जो पाइप गया था उसी के जरिए ऑक्सीजन जा रहा हो, खाना जा रहा हो या फिर बातचीत हो रही हो। तो सिर्फ अभी इसी के ऊपर डिपेंड है कि उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ, देश विदेश के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब से राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने सुझाव लिए हैं और उन्हीं के सुझाव के अनुरूप यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू कार्य चल रहा है। शुक्रिया राव शफात आपका इस बेहद अहम खबर पर तमाम तफसील हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे हमेशा की तरह कि सभी को बचा लिया जाए इस सुरंग से। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख चंडीगढ़ से करेंगे हम। चंडीगढ़ के स्कूलों में अब पंचकुला और मोहाली के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 2024-25 के सत्र में दाखिला नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में पंचकुला और मोहाली के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ध्यानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को खत लिखा। खत लिखकर यह फैसला वापस लेने की मांग की गई है स्पीकर ध्यानचंद गुप्ता की तरफ से। उन्होंने लिखा, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का यह फैसला शिक्षा के अधिकार के पूरी तरह विपरीत है। शिक्षा के अधिकारों को क्षेत्रों में नहीं बांटा जाना चाहिए। पंचकुला और मोहाली के बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन होगा इस तरह तो 2024-25 के सत्र में प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में
पंचकुला और मोहाली के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से आए इस नोटिफिकेशन के बाद ये सरगर्मियां अब तेज। बता दें आपको कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। इसके अलावा मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला को ट्राई सिटी के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इन तीनों शहरों को फोन एसटीडी कोड भी एक ही है और इसको लेकर चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने 2024-25 सत्र में ये बड़ा फैसला लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस आम खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर बच्चों के पेरेंट्स को टेंशन दे दी है कि अब चंडीगढ़ में नर्सरी और प्री नर्सरी क्लासेस में मोहाली और पंचकुला के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जाहिर है खबर मायूस करने वाली है। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसके लिए गुजारिश की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। इस तरह से शिक्षा के अधिकार का हनन है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है जितेंद्र, और क्या चल रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो फैसला है जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया गया है, यह फैसला ये कहा जा सकता है कि यह फैसला शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन का ये फैसला जो है एक फरमान से कम अभिभावकों को नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि पंचकुला की बात करें या मोहाली की बात करें, अगर चंडीगढ़ को हम देखते हैं तो अधिकांश लोग जो हैं वो इसके साथ लगते राज्य पंजाब और हरियाणा के ही हैं जो चंडीगढ़ के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा हिमाचल के लोग हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने को लेकर के सभी अभिभावकों का एक प्रयास जो है वो रहता है। इसको लेकर के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो सेशन शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन का ये फैसला पिछले दिनों जिस तरीके से सामने आया है वह अभिभावकों की टेंशन को बढ़ाने वाला है और खासतौर से ट्राई सिटी के तौर पर देखा जाता है मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला को, और इसी के साथ इसे स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर भी कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस प्रकार का जो फैसला है वो अभिभावकों की टेंशन को बढ़ाने वाला है। इसी को लेकर के हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला से विधायक की तरफ से जो एक पत्र है वो चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को लिखा गया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। इससे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस प्रकार का जो मसला है वो बना हुआ था, लेकिन अभी नर्सरी और प्री नर्सरी के जो दाखिले हैं, यानी एक जो छात्र है, एक जो बच्चा है जिसका शुरुआती जीवन एक अच्छी शिक्षा के साथ अगर शुरू होगा, अच्छे शिक्षा के अधिकारों के साथ अगर शुरू होगा तो देश का भविष्य निर्माण करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन इस प्रकार का जो फैसला है ये दर्शाता है कि दायरों में जो है वो बांटने की बात, राज्यों की सीमाओं के बीच बांटने की बात जो है वो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि से इस प्रकार के फैसले के अंदर नजर आती है। हालांकि किस तरीके की चुनौतियां जो हैं चंडीगढ़ प्रशासन या फिर स्कूलों के अंदर जो है इस प्रकार के फैसले के ना होने की वजह से रहती है, वो तमाम चीजें एक जो है लंबी डिस्कशन का विषय जो जरूर हो सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के फैसले से जो मोहाली और पंचकुला, जिसे ट्राई सिटी के तौर पर देखा जाता है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली को, लेकिन इस प्रकार के फैसले से कहीं ना कहीं एक बांटने वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनते नजर आती है पंचकुला और मोहाली के जो लोग हैं उनके लिए, अभिभावकों के लिए। अब स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के इस पत्र के बाद किस तरीके की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग बनवारी लाल पुरोहित जो कि प्रशासक है चंडीगढ़ के, उनके समक्ष रखी है। इस पर किस तरीके का रिप्लाई आता है, क्या कुछ इसके पीछे के कारण रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा लोग जो हैं इस उम्मीद के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर एक ड्रॉ सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। और चंडीगढ़ के अंदर चूंकि अगर हम पंचकुला को देखते हैं, मोहाली को देखते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और जो बच्चे हैं उनके एडमिशन की उम्मीद जो है सभी को ये रहती है कि चंडीगढ़ के अंदर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या चंडीगढ़ के अंदर स्थिति यह बन रही है कि वहाँ चंडीगढ़ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें इसको लेकर के मौका नहीं मिल पा रहा है और जो पंचकुला और मोहाली के लोग हैं उनकी ज्यादा एडमिशन की स्थिति जो है वो बनते नजर आती है। ये तमाम चीजें जो है चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन इस प्रकार का फैसला पंचकुला और मोहाली के जो अभिभावक है, जो आने वाला देश का भविष्य है, उसकी चिंताओं को जरूर बढ़ाना। जी ठीक है जितेंद्र, इसी खबर के हवाले से एक और अहम अपडेट हमारे पास आपके पास वापस लौटेंगे हम। बता दें अपने दर्शकों को कि चंडीगढ़ के स्कूलों में पंचकुला और मोहाली के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने के मामले पर इनालो नेता अभय चौटाला की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक को अधिकार किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकता है, ऐसे फैसलों से लोगों को परेशानी होती है।
सुनते हैं अभय चौटाला ने क्या कहा इस मामले पर। ये जो आरक्षण वाला जो मामला 75% वाला जो रद्द हुआ है वो इसी इशू पे रद्द हुआ है कि इस देश के नागरिक को अधिकार है कि वो कहीं जाकर के रोजगार ले सकता है। इस देश में पैदा बच्चे का ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट में जाकर के एडमिशन ले सकता है। ये जो इस तरह की बातें थोपी जाती है इससे लोगों को परेशानी पैदा करते हैं। ये जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं, खाली बैठे हैं बेचारे, जो सारा दिन बैठ करके चीफ मिनिस्टर के, गवर्नर के, सलाहकार के कानों में फूंक मारते रहते हैं कि जी ये चीज़ लागू कर दे अपने, और वो भी फिर ना समझ है जो इनकी बात सुनते हैं। अगर उनमें इतनी समझ होगी तो वो कह देंगे कि भाई क्यों, कल को अगर मान लो मेरा बच्चा जो है शिमला एडमिशन लेना चाहता है तो क्या उसको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा? वो भी तो वहाँ जाकर के पढ़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को जो चंडीगढ़ में पढ़ाऊँ या अपने बच्चे को मैं गांव के स्कूल में पढ़ाऊँ या हरियाणा के किसी शहर में पढ़ाऊँ। तो देखता है आदमी कि मेरा बच्चा कहाँ जा कर के एडजस्ट करेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पढ़ाना है। तो माँ बाप की मर्जी है, इसमें आप ये चीज़ थोप नहीं सकते किसी पे। ये जो मैंने पढ़ी थी अखबार में कि चंडीगढ़ में अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ का डोमिसाइल चाहिएगा, वहाँ का आधार कार्ड चाहिएगा। फिर तो इसका मतलब है जो चंडीगढ़ में अधिकारी बैठे इन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, बाकी तो नहीं पढ़ेगा। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस अहम खबर पर। जितेंद्र, जाहिर है जब से ये खबर आम हुई है तब से इसी तरह की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद थी। नालो नेता अभय चौटाला ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी है जैसे कि आने की तवक्को थी, और सीधे तौर पर ये बच्चों को शिक्षा दिलाने के अधिकार का ही नुकसान है, हनन है एक तरह से। तो क्या लगता है जितेंद्र, ये मामला अब यहाँ से आगे तूल पकड़ेगा, सियासी बयानबाजियां भी होंगी इस पर, और ये मामला बहुत सुर्खियां बटोरने वाला है क्योंकि सीधे तौर पर नुकसान है बच्चों का ये। देखिए, बिल्कुल आने वाले सेशन को लेकर के इस प्रकार का जो फैसला है वो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है, और अभय चौटाला की तीखी प्रतिक्रिया भी हमारे तमाम दर्शकों ने खबरें अभी तक के माध्यम से सुनी होगी, क्योंकि अधिकारियों का जो एक बड़ा जो अमला है वो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर रहता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो ब्यूरोक्रेसी से जो जुड़े लोग हैं, अफसरशाही से जो जुड़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो तमाम लोगों की बड़ी संख्या जो है वो चंडीगढ़ के अंदर रहती है। और अभय चौटाला ने साफ ये कहा है, तो इस प्रकार से तो केवल उन्हीं के बच्चे जो है चंडीगढ़ के अंदर पढ़ पाएंगे। और ये जो फैसला है, इस फैसले को लेकर के भी उनकी प्रतिक्रिया जो है कितनी कड़ी रही है ये भी तमाम दर्शकों ने अभी सुना है, और ये दर्शा रहा है कि इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है आने वाले समय के अंदर और अधिक बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में राजधानी भी है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी के तौर पर भी है, दोनों की विधानसभा जो है यहाँ से है, अधिकांश कामकाज जो है दोनों राज्यों के यहीं से चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार का जो फैसला है, ये फैसला किसी फरमान से कम नहीं लग रहा है, और इस फैसले को लेकर के किस प्रकार का पुनर्विचार या फिर जो पत्र स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस फैसले को वापस लेने को लेकर के लिखा है, किस प्रकार से प्रशासन करता है और क्या प्रशासन के समक्ष चुनौती है, इसकी क्या जानकारी जो है आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि आखिर क्यों उन्हें इस फैसले को करने को लेकर के मजबूर होना पड़ा, और जो शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसको लेकर के उस पर सवाल उठाते हुए तमाम जो नेता हैं उनको क्यों सामने आना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें एक कंट्रोवर्सी के तौर पर बनती यहाँ पर नजर आ रही है। मुमताज, आपको याद होगा अभी 75% का जो हरियाणवी लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का जो मामला था उस पर ही अभय चौटाला की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही थी। उनका भी ये कहना था कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है, वो किसी भी राज्य के अंदर जाकर के काम कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, लेकिन इस प्रकार का जो आदेश है या फिर कहें कि फरमान है चंडीगढ़ प्रशासन का, ये कहीं ना कहीं उसे वंचित रखने वाला है। और इस प्रकार के मसले अगर कोर्ट के समक्ष भी पहुंचेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की तवज्जो जो है वो कोर्ट कैसे देता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है पहलू बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या में अभिभावक है उन तमाम अभिभावकों की पीड़ा जो है इस प्रकार बिल्कुल प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने रिक्वेस्ट भी की है कि इस फैसले को वापस जाए। जाहिर है जितेंद्र, कौन डूबेगा कौन पार उतरेगा जफर, ये फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर दे रहे आपको, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी, और इस हार के साथ ही भारतीय टीम का तीसरी बार खिताब जीतने का ख्वाब टूट गया है।
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों और फैंस का दिल टूट गया। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। इसकी तस्वीरें देखकर फैंस भी जज्बाती हो गए थे। भारतीय टीम की हार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। मोहम्मद शमी ने भी एक फोटो शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री के गले लगकर काफी जज्बाती हो गए। शमी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मुझे समर्थन करने के लिए सभी भारतीय फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम का आभारी हूं जिन्होंने विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। हम वापसी करेंगे। रविंद्र जडेजा ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो शेयर की। इस तस्वीर में पीएम जडेजा से हाथ मिला रहे। जडेजा ने लिखा, हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था लेकिन कल हम हार गए। हम सभी दुखी है लेकिन लोगों का समर्थन हमें हौसला दे रहा है। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ू तार तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको होता है। कह रहा हूँ कहते हैं अरे आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू गेलो ना पड़ दो हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ू तार तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे, हमारे दर्शकों तक तमाम तफसील पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।